नमस्कार साथियों, डीबी डायलॉग में आप सबका स्वागत है। और देश में इस वक़्त देश की राजनीति में इस वक़्त सबसे बड़ा जो भूचाल आया हुआ है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है। और इसी के चलते आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की रिमांड पर हैं, और जब वो ईडी की रिमांड पे हैं, तो एक मामला लिकर पॉलिसी को लेकर जो आया है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड से फिर जुड़ता है। और जिसमें कि शरद चंद्र रेड्डी एक एक्यूज थे, जिनको अप्रूवर बना दिया गया। अब वो मामला सामने आ रहा है कि उन्होंने 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, उसके बाद जमानत भी हो गई। ये बीजेपी ने कोई 8,000 करोड़ से ऊपर के बॉन्ड बीजेपी को मिले हैं, चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। एक बड़ा स्कैम सामने आया सुप्रीम कोर्ट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पिटीशन करने गए थे, उसमें कॉमन कॉज की डायरेक्टर अंजलि भारद्वाज भी थी। आज हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। इसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को उनसे समझेंगे, और आगे इसमें अब क्या होना चाहिए वो समझेंगे कि उनकी क्या राय है। और इसमें अब तक की जो परतें खुल रही हैं, वो परतें अभी कितनी खुल रही हैं, कितनी बाकी हैं, इसमें कितना टाइम और लगेगा। तो अंजलि जी, आपका बहुत स्वागत है डीबी डायलॉग में। और पहला सवाल तो मेरा, जो लिकर थैंक यू पॉलिसी है प्रशांत। जिसके तहत अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की हिरासत में है, 5 दिन की रिमांड पे है, 6 दिन की, वो मामला भी इसी से इलेक्टोरल बॉन्ड से आके फाइनली जुड़ गया। कैसे जुड़ता है वो मामला? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सूचना निकली है, अब उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि 12 अप्रैल 2019 के बाद जो भी बॉन्ड खरीदे गए, वो किसने खरीदे, कितने अमाउंट के खरीदे, किस तारीख को खरीदे और किस पार्टी को वो बॉन्ड मिला। तो अब ये सूचना जब सामने आई है, वो आप हम तमाम जर्नलिस्ट्स और इंटरेस्टेड जो नागरिक हैं वो उसे देख रहे हैं। और उसमें ये एक जो चीज समझ में आई वो यही है कि जो शरद चंद्र रेड्डी हैं, जो अप्रूवर बनाए गए हैं दिल्ली लिकर स्कैम के केस में, उनकी कंपनी औरोबिंदो फार्मा है। और जो डेटा सामने आया है उसमें ये पता चलता है कि उनकी कंपनी ने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद कर भारतीय जनता पार्टी को दिए। वो कब दिए? उनके अरेस्ट के 5 दिन बाद बॉन्ड खरीदे गए। तो पहले उनका अरेस्ट होता है, फिर 5 दिन बाद उनकी कंपनी बॉन्ड खरीद कर भारतीय जनता पार्टी को देती है, और ये नवंबर 2022 में हो रहा है। मई 2023 में वो उनको बेल मिलती है, मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिलती है। और इसमें बड़ी खास चीज ये है कि ईडी, जो कि हम देखते हैं कि लगातार बेल को अपोज करती है, जब भी कोई मांगते हैं बेल, वो अपोज नहीं करती बेल को। तो बल्कि जो मेडिकल ग्राउंड है वो भी है लोअर बैक पेन करके, जो समझ में आई है वो मेडिकल ग्राउंड है। और हमने देखा है कि उससे बहुत सिवियर केसेस के अंदर भी बेल नहीं मिलती ऐसे केसेस में, तो लेकिन ईडी उस बेल को अपोज नहीं करती, और मई 2023 में बेल मिल जाती है उन्हें। फिर वो अप्रूवर टर्न करते हैं, उन्हें पार्डन हो जाता है, और फिर 25 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड उनकी कंपनी औरोबिंदो फार्मा, और जो मुझे समझ में आया है एक और कंपनी भी है, वो सब बॉन्ड खरीद कर फिर भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं। तो ये एक बड़ा जो लिंक सामने आ रहा है, उससे सवाल उठ रहा है जो अप्रूवर बने हैं शरद चंद्र रेड्डी इस पूरे मामले में। और सवाल आज यही उठाया जा रहा है कि क्या उन्होंने पैसे दिए भारतीय जनता पार्टी को, वो इस लिकर स्कैम से जुड़ी हुई कोई कारण है क्या? और क्या उन्होंने अपना जो बेल है उसको हासिल करने के लिए वो उन्होंने बॉन्ड दिए? तो ये तमाम सवाल आज खड़े हुए हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस डेटा में नजर आ रही हैं अब, जो जरूरी नहीं है कि ये अरेस्ट के साथ ही लिंक्ड हो, लेकिन और तमाम चीजों पर भी डेटा बहुत सारी चीजों को दिखा रहा है। जी,
जी, शरद चंद्र रेड्डी का मामला बड़ा रोचक है क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अंजलि जी, देखा गया कि कभी भी वो बेल का विरोध ना करे, ऐसा होता नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल, जमानत का विरोध भी बिल्कुल। नहीं किया। और शरद चंद्र रेड्डी न केवल जमानत पे बाहर हैं, वो आरोपी से सरकारी गवाह बन गए, यानी आजाद हैं। और और उसके बदले पार्डन मिल उन्होंने गया है तीस उनको। करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए के बॉन्ड, और जो आप कह रहे हैं कि उनसे लिंक्ड कंपनियां हैं, वो 50 करोड़ से ऊपर की फिगर जाती है। तो कुल जो उन्होंने चंदा दिया है उसका बहुत बड़ी रकम जो है वो बीजेपी को दी है। और वो बहुत साफ, जिसको अंग्रेजी में कहें कि क्विड प्रो क्यो, यानी अदला बदली, पैसा दिया और फेवर लिया, ये सामने दिखाई दे रहा है प्राइमा फेसी। बिल्कुल, बिल्कुल। इस जी। तरीके के और भी मामले हैं, बहुत सारे केसेस। हम आपको, मतलब आपने तो पूरा रिसर्च किया है इस पे, जैसे फ्यूचर गेमिंग का मामला है। अब वो गिरफ्तार होते हैं, मार्टिन साहब, ईडी रेड पड़ती है उनके यहाँ। वो दो 2 अप्रैल 2022 को, और 7 अप्रैल को, 5 दिन बाद वो बॉन्ड खरीद लेते हैं। उसके बाद उनकी उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की गई, 400 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी भी अटैच की गई। ऐसे बहुत से मामले हैं। टोरेंट पावर का मामला है, उनको 1540 करोड़ का टेंडर मिल गया बॉन्ड खरीदने के तुरंत बाद। तो 7 तारीख को, 10 तारीख को उन्होंने बॉन्ड खरीदा, 10 जनवरी को, और 7 तारीख को उनको टेंडर मिल गया। उसके बाद मिला उनको टेंडर। ऐसे बहुत से, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स का मामला मैं देख रहा था कि उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ती है 20 दिसंबर 2023 को, और उसके बाद वो 1 तारीख को, वो 11 जनवरी को, वो 24 में, यानी डेढ़ डेढ़ महीने बाद वो बॉन्ड खरीद लेते हैं। सैकड़ों मामले ऐसे सामने आए हैं। ये घोटाला, अंजलि जी, आप बहुत समय से भारत की राजनीति को, ट्रांसपेरेंसी को के मामले पे, राइट टू इंफॉर्मेशन, आप लोगों की बहुत एक्टिव थी आप उसमें, वो आप लेकर आए। ये सारे मामलों को देखकर, आप जो इतनी डेमोक्रेसी को क्लोजली वॉच करती हैं, क्या इसके पहले इतना बड़ा घोटाला सामने आया हो जिसपे इतनी खामोशी हो? जी, देखिए प्रशांत जी, जो समझ में आ रहा है अभी फिगर्स को देखकर, ये शायद हमारे देश की हिस्ट्री में सबसे बड़ा घोटाला के रूप में सामने आएगा। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन हो और पूरी तह तक जाया जाए। ये जो सारे इंस्टेंसेस हैं पेमेंट्स के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, और ऐसा जो समझ में आ रहा है, और इसके ऊपर अभी भी शोध चल रहा है, इसको बारीकी से देखा जा रहा है कि देखिए 16,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड 1 मार्च 2018 में जब ये शुरू हुए बॉन्ड बिक्री, जी। अंत तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इनको गैर संविधानिक घोषित किया, 16,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिके। ये तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि इसको तो अगर हम देखें तो ये तो लेन देन हुआ है जो कि जिसको हम कहेंगे करप्शन हुआ है, ब्राइबरी हुई है। लेकिन इसके बदले में जो ठेके दिए गए, जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, वो तो लाखों करोड़ों में है। तो उसकी जो हम जब पूरी की पूरी एक संकलन किया जाएगा, तब ये समझ में आएगी कि स्केल क्या था इस पूरे भ्रष्टाचार का। और जो हमें अभी समझ आ रहा है वो बहुत ही मैसिव स्केल है। इसमें दो मतलब तीन तरीके। लाखों करोड़ का स्कैम सामने आएगा। ये जी लाखों करोड़ बिल्कुल। के पब्लिक और मनी का स्कैम सामने आएगा। बिल्कुल, अब मैं आपको थोड़ा-सा इसमें अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 चीज़ें इसमें जी, एक्सपैंड कर देती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि क्यों ये पूरी जो बात हो रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस तरीके से गलत हैं, और इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गैर संवैधानिक घोषित किया, तमाम लोग जो ट्रांसपेरेंसी पे काम करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वो उसकी खिलाफत क्यों कर रहे थे? वो यही कारण है कि हमारे देश में अगर हम देखें तो बिल्कुल फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन जिसे कहते हैं भ्रष्टाचार का, वो है पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग। वो इसीलिए है कि पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी कंपनियों से पैसा लेती हैं,
उनके हित के काम करने के लिए, जनहित के काम की जगह। तो लोकतंत्र में अगर ये होने लगता है तो इसे तो किकबैक हम कहते हैं, भ्रष्टाचार के पूरे जरिए खुल जाते हैं। तो बहुत जरूरत थी कि कोई भी पर्दे के पीछे इस तरीके के लेन देन ना हो सके। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो इन्होंने तो कंप्लीटली लीगलाइज कर दिया, पूरी तरह से इसको मतलब एक जामा पहना दिया लीगल होने का, कि आप पूरी गोपनीयता के साथ कितने भी करोड़ों रुपए दे दीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए देंगे तो पता नहीं चलेगा किसी को कि कितने पैसे दिए। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, उन्होंने भी यही एक बात बहुत अहम जो कही, वो कहा कि जो बड़ी कंपनियां पैसे दे रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो तो इसीलिए दे रही हैं क्योंकि ये तो क्लाइंटलिज्म है, मतलब एक तरीके से वो क्लाइंट बन रही हैं, अपना काम कराने के लिए ये पैसे दे रही हैं। तो अब अगर हम देखें कि किस टाइप से काम कराया जाता है, एक काम जो समझ में आ रहा है अब सारे आंकड़े देखकर, वो ये है कि जो कंपनियां हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही हैं और उसके या ठीक पहले या ठीक बाद उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट या ठेके दे दिए जाते हैं, हजारों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिए जाते हैं। तो सवाल फिर ये उठता है कि कोई कंपनी जिसका काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो कोई जनहित के लिए तो पैसे नहीं दे रही है रूलिंग पार्टी को, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए किकबैक दे रही थी रूलिंग पार्टी को? तो आपने जिन कुछ कंपनीज का नाम लिया, जिसमें मेघा एंटरप्राइजेस ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं, वो कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं और कॉन्ट्रैक्ट मिलने से एकदम पहले या बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से पेमेंट्स करी हैं पार्टीज को। दूसरी चीज जो बड़ी चौंकाने वाली सामने आ रही है वो ये है कि ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट, इन तीनों के छापे पड़ रहे हैं कंपनियों पे, और उन्हीं समय के दौरान वो जो कंपनियां हैं वो लेती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, खरीदती हैं करोड़ों के, और वो रूलिंग पार्टी को दे देती हैं, भारतीय जनता पार्टी को। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि ऐसे समय पर इन कंपनियों को क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की जरूरत पड़ रही है? क्या दो टाइप की चीजें हो सकती हैं, या तो ये जो ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट है, क्या इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था वसूली के लिए, जिसे हम एक्सटॉर्शन कहते हैं, कि भाई उन्हें आपके पीछे छोड़ दिया गया आपसे पैसे निकलवाने के लिए? या दूसरी बात ये हो सकती है कि कंपनी सोच रही है कि हमने गलत काम किया है और हमारे ऊपर ये सब एजेंसियां ना काम करें, जांच ना करें, तो हम बॉन्ड दे दें और इनकी जांच रुकवा दें। अब ये दोनों ही चीजें बहुत खतरनाक हैं लोकतंत्र के लिए, ये बहुत जगह पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही में जो लगातार बात चल रही थी कि जिस तरीके के कानूनों में बदलाव लाए गए इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने के लिए, उससे काला धन जो है, ब्लैक मनी, उसकी लॉन्ड्रिंग बहुत आसान हो जाती थी। बल्कि ये आरबीआई ने उस समय पे उर्जित पटेल गवर्नर थे, उन्होंने तो लिखित में दे दिया था वित्त मंत्री को कि आप, मंत्रालय में कहा कि आप ये मत लाइए स्कीम, ये तो बिल्कुल ही काला धन बढ़ा देगी और ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ा देगी, शेल कंपनियां आ जाएंगी। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठियों में लिखा जो हमने आरटीआई के तहत निकलवाई। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब डेटा में अगर आप देखिए, ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें कि अब एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये कैसी शेल कंपनियां हैं या शेल कंपनी है कि नहीं, जो कि सेटअप होती हैं और अभी बने 4 महीने 5 महीने हुए नहीं और वो खूब करोड़ों के बॉन्ड खरीद कर पार्टीज को दे रही हैं। ऐसा कितना मुनाफा बना लिया उन्होंने, जो कि वो बॉन्ड खरीदने लगी 3-4 महीने पहले। सेटअप कंपनीज, लॉस मेकिंग कंपनीज, जो अपने शेयर होल्डर्स का लॉस हो रहा है लेकिन वो जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के और पार्टीज को देना चाह रही हैं। तो इन सब से समझ में आ रहा है कि जो अभी तक शक था वो आज बिल्कुल सामने आ रहा है कि ये हो रहा था वास्तव में इन सब बॉन्ड के जरिए से। जी जी दोस्तों, ये बता दें कि अंजलि जो इशारा कर रही है वो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले एक नियम था कि कंपनियां अपने प्रॉफिट के 3 साल के एवरेज का 7.5% से ज़्यादा का
तो यानी सबसे पहली बात कि कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग हो, और उसका भी 7.5% से ज्यादा वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं दे सकती। ये जो शर्त है ये हटा दी गई थी जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आया, तो जिसकी वजह से तमाम घाटे वाली कंपनियां या जो कंपनियां इसी मकसद से खोली गई, जो बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं अंजलि जी, कि बड़े लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों के नाम नहीं आ रहे हैं, बड़े उद्योगपति घरानों के नाम नहीं आ रहे हैं, अडानी का नाम नहीं आ रहा, अंबानी का नाम नहीं आ रहा, इसमें कोई टाटा का नाम नहीं आ रहा, किसी और बड़े उद्योगपतियों का नाम नहीं आ रहे। ये पर्दे के पीछे वो शेल कंपनियां होंगी जिसकी अभी पड़ताल बाकी है। जी दूसरा एक प्रशांत जी, नई दो चीज जो मैं चीजें। आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी जी बताइए। जी, जी। नहीं, आप बोले फिर मैं। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये क्योंकि बहुत कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी यहीं से खत्म हो जाती है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने ये किया जो असंभव काम लग रहा था, और उसने स्टेट बैंक को बाध्य किया, एक बार नहीं दो दो बार, कि आप ये डेटा दीजिए। और जो स्टेट बैंक बहाने कर रहा था कि उसको जून तक का समय लगेगा, वो डेटा आया और पत्रकारों ने और आप जैसे लोगों ने उसको 3 मिनट में पूरा मैच करके दिखा दिया। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी यहीं तक खत्म हो जाती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमने देखा हवाला में, हमने देखा 2G स्कैम में, कोल स्कैम में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी हुई। क्योंकि अभी आपने कहा, हम सब देख रहे हैं कि इसमें सीबीआई, ईडी, सरकार और ईडी का और इनकम टैक्स का नेक्सस था। ये रेड मार रहे थे, वो बॉन्ड खरीद रहे थे, ये नेक्सस था। अब ये अपनी जांच खुद तो करेंगे नहीं, तो वो जांच कैसे की जाए? जी। जी, तो प्रशांत जी देखिए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि ऐसे मामले में पूरी तरह से एक निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होगी, तब तक जो सच्चाई है वो सामने नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, ये तो जाहिर है कि कंपनियां कहेंगी कि नहीं, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले, लेकिन हमने तो अपनी स्वेच्छा से हमने कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद दिए, हम देना चाह रहे थे जिस पार्टी को दे दिए। पार्टियां कहेंगी जी हमें बॉन्ड मिले, तो हम क्या कह सकते हैं, हमने तो मांगे नहीं थे। तो ये तो इस्टेब्लिश करने के लिए, जो नजर आ रही हैं चीजें सीधी, लेकिन उनको इस्टेब्लिश करने के लिए जांच, एक प्रोब होने की बहुत जरूरत है। अब सवाल आज हमारे देश में यही बन गया है कि हु इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द इन्वेस्टिगेटर। मतलब जब जो जांच करता है वही जांच का पात्र बन जाए, तो फिर क्या किया जाएगा? तो ऐसे में, और ये नई कहानी नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में। आपको याद होगा पूरे लोकपाल का जब चर्चा हुई थी, वो इसी बात पे हुई थी कि सीबीआई तो केज्ड पैरट हैं, अब एक इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड बॉडी बन जाए जो कि सही निष्पक्ष तरीके से भ्रष्टाचार के मामलों में वो करे जांच। लेकिन आज आप देख लीजिए, जिस तरह से लोकपाल की नियुक्ति हो रही है, वो तो सीधा सरकारी कमेटी ही एक तरह से प्रिपॉन्डरेंस वाली बैठ के लोकपाल की नियुक्ति कर रही है। अब अगर हम कहें कि भाई लोकपाल तो हैं, उनको दे दीजिए, तो भी एक बड़ा सवाल होगा लोगों के मन में कि लोकपाल बनाया किसको गया है, वो आप देखिए। तो देखिए, इसलिए जो आप कह रहे हैं कि एक कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब, वो शायद अनिवार्य हो जाता है। अब वो कैसे होगा, वो मेरे ख्याल से समय बताएगा। लोग इस बारे में ऑफ कोर्स चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी थी, मैं जरा बता दूं कि अर्जी में केवल मांग यही थी कि आप इन बॉन्ड्स को गैर संवैधानिक घोषित कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद जब इसको एग्जामिन किया, और मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि जहां हम सुप्रीम कोर्ट की वाहवाकार कर रहे हैं, इतना बढ़िया उन्होंने जजमेंट दिया, ये कह रहे हैं हम, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा उम्मीद और अपेक्षा हमारे सुप्रीम कोर्ट से ही है। मैं कहना चाहूंगी कि इसमें 7 साल नहीं लगने चाहिए थे।
ये जो जी। पूरा मामला है 2017 से लैंग्विश कर रहा है कोर्ट में। कोई कारण नहीं था कि ऐसी सी गैर संवैधानिक स्कीम को इस्तेमाल करके पैसे बटोरने का मौका मिलता पार्टियों को। और आप देख लीजिए 2019 में एक बार ऑलरेडी चुनाव हो चुका है। अब सारे के सारे स्टेट इलेक्शंस हमने देखे हैं होते हुए पिछले 7 साल में, और अब दूसरा जनरल इलेक्शन होने को जा रहा है और कॉफर्स भर चुके हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। बिल्कुल। उसके बाद जजमेंट आई है। तो ये जरूर है कि जजमेंट बहुत देर से आई है, लेकिन दुरुस्त आई वो इसलिए कि मांगा तो ये था इसको गैर संवैधानिक आप घोषित कीजिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि पुराना डेटा भी 2019 से लेकर अभी तक का डेटा भी दीजिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसके कारण कम से कम आज आप और हम बैठकर इस पे चर्चा तो कर पा रहे हैं, देख तो पा रहे हैं। देखिए वोट कौन कैसे करेगा वो तो सब अपने इच्छा से करेंगे, लेकिन एक इन्फॉर्म्ड वोटिंग हो ये उद्देश्य था जो याचिकाकर्ता थे उनका भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। वो काम हो रहा है। और ये बात जरूर है कि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, फेयर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और वो मुझे लगता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः ये कहें कि इसमें होने की जरूरत है, वरना इसमें केसेस को ले जाना पड़ेगा, पिटिशंस ले जानी पड़ेंगी कोर्ट के पास। वो भी देखना पड़ेगा कि बेटर क्या ये रहेगा कि कुछ बड़े घोटाले जो साफ समझ में आ रहे हैं उन्हें ले जाया जाए, या फिर ये कहा जाए कि जो सारा ही मामला है इसमें जांच हो। तो ये सारी चीजें ऐसा ऐसा करके जैसे परतें खुलती हैं खुद ही सामने आएगा। जी। देखिए अंजलि जी, अभी तक जो डेटा सामने आया है, जो सूचनाएं सामने आई हैं, जो पत्रकारों ने और एक्टिविस्ट ने निकाल दिए हैं, चाहे वो फ्यूचर गेमिंग का मामला हो, चाहे ये लिकर पॉलिसी का मामला हो, बहुत सारे और भी मामले हैं जिसमें आया है कि सीबीआई की रेड पड़ी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उसके बाद बॉन्ड दिए या ठेके लिए या फेवर हुआ, और बीजेपी को 8,000 करोड़ से ऊपर का डोनेशन चला गया है। जो आप कह रहे हैं कि उनकी उनकी गुल्लक भर गई है चुनाव में जाने के लिए, तो अब कोई फायदा इसका हुआ नहीं है। फायदा केवल इतना हुआ कि आगे ये नहीं होगा, ये करप्ट प्रैक्टिस आगे के लिए रुक गई। लेकिन क्योंकि आप एडीआर के साथ कॉमन कॉज को पिटिशनर हैं, आपकी याचिका पे ये फैसला आया है, तो क्या ये जो कोर्ट की निगरानी में जांच बैठाने का एक मामला है जो होना चाहिए, और जब डेटा काफ़ी आ चुका है, तो क्या आप लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि चुनाव के पहले ये जांच कुछ शुरू हो जाए और कुछ चीज़ें सामने आ जाएं, कुछ जवाबदेही जो है वो सरकार की या इन अफसरों की जो है वो तय की जा सके? जी प्रशांत जी, ये सारी चीज़ें जो हैं जैसा कि मैंने कहा कि एकदम तुरंत तो हो भी नहीं पाती हैं। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि यही कहने के लिए कि ये गैर संवैधानिक है 7 साल लग गए कोर्ट को। तो अगर हम सोचें कि चुनाव से पहले कोई संस्था चली जाएगी, एडीआर, कॉमन कॉज या कोई भी संस्था, या फिर या जाएगी या नहीं, क्योंकि पूरा एक प्रोसेस होता है, सोचा जाएगा, इस पे विचारा जाएगा, पर मोर देन दैट कब उसमें इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर होगा, अगर हुआ तो फिर उसमें कब जांच होगी और आएगा सूचना, ये तो हम मान लें कि चुनाव अगर 2 महीने बाद है, उससे पहले ये सब होने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ना केवल गैर संवैधानिक घोषित किया गया है इन बॉन्ड्स को, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें ये सारी सूचना मुहैया कराई है, ये बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ में एंगेजमेंट रहे। क्योंकि जैसा आपने खुद कहा, देखिए जांच भी होती है, उसकी तय तक जब पहुंचते हैं तो निष्कर्ष सामने आएगा, लेकिन कई चीज़ें तो देखने से समझ आ ही रही हैं लोगों को। तो ये जो पूरा डेटा है इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि लोग एंगेज करें, जिससे कि हम ये कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट की कोशिश थी कि एक इन्फॉर्म्ड तरीके से हम जाके अपना वोट कास्ट कर सकें ये आने वाले चुनावों में, कम से कम वो हो जाए। देखिए 16,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिके,
लेकिन कोर्ट ने जो सूचना अभी हमें दिलाई है वो उसमें से 75% की ही पूरी सूचना आई है, क्योंकि 12 अप्रैल 2019 के पहले जो बॉन्ड बिके थे वो किसने खरीदे ये सूचना आज तक हमारे पास नहीं है। वो 4-4.5 हजार करोड़ के बीच की सूचना है, वो अभी नहीं आई है। वो भी एक बात जो है वो वकीलों ने कही कोर्ट में कि वो सूचना भी हमारे पास होनी चाहिए। वो भी एक चीज है जो जारी रहेगा कि ये भी बात निकले, जिससे मालूम तो साफ हो। जैसे पहला फेज है उसमें तो 90% के करीब जो बॉन्ड थे वो भारतीय जनता पार्टी को गए थे, फिर दूसरे फेज में कितने गए, तो ऐसे करके अभी 25% बॉन्ड के खरीदार कौन थे ये सामने नहीं आया है। और ये सारी चीजों के ऊपर लगातार जो भी हो सकता है कोर्ट में तो होगा ही, लेकिन बहुत जरूरी है कि लोगों के बीच ये बात हो और ये सूचना को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और समझें। और ये है कि सिर्फ बीजेपी को नहीं मिले हैं, ये तो पैसे तो और पार्टियों को भी मिले हैं, और जब जांच होगी तो सभी की शायद जांच की मांग भी होगी और होगी भी उसमें जांच। लेकिन जो समझ में आ रही है, जो शुरू से एक इस पूरे से डर था कि काला धन और बढ़ जाएगा और जो कंपनियां हैं वो शेल कंपनियां जो हैं वो उमड़ कर आएंगी, इसमें पैसे देने का होगा। और क्विड प्रो को जो आपने कहा कि भाई लेन देन करके अपना फायदा बनाने वाली बात है, वो चीजें इंट्यूटिवली बहुत समझ में आ रही हैं इस डेटा को देखकर, इसके साथ एंगेज करके। और इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगी प्रशांत जी, देखिए जी। ये तो जाहिर है कि जो एसबीआई का भी रवैया रहा है। अब एसबीआई तो सरकारी बैंक है, तो जब एसबीआई कहने की कोशिश करती है कि हम तो सूचना नहीं दे सकते, ऐसी सूचना जो 15 मिनट में लोग निकाल पा रहे हैं, वो सबसे बड़ा बैंक देश का कह रहा है कि हम दे नहीं सकते, 4 महीने हमें चाहिए। तो ये समझ में आ रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती, जो केंद्र में सरकार है, कि ये सूचना सामने आए। और अभी जब सूचनाएं आ भी रही हैं तो भी जो तर्क दिया जा रहा है, बार बार मंत्री जो आ रहे हैं तर्क दे रहे हैं, सीनियर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, वो चाहे गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, कल नितिन गडकरी जी ने भी बयान दिया, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले का सिस्टम जो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो बहुत ही खराब था, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम तो हम अच्छा करने के लिए लाए और सुप्रीम कोर्ट ने गलती कर दी है। तो ये मुझे लगता है कि ये भ्रम जो है इसको भी हमें कहीं पर क्लैरिटी से समझने की जरूरत है कि ये क्यों ये बात कही जा रही है। देखिए चुनावी चंदा जो है, शुरू से पार्टीज का चंदा प्रॉब्लम था, क्योंकि कैश बहुत आता था, और क्योंकि आईटी एक्ट में हमारे ये लिखा था कि 20,000 रुपए से जो भी कम चंदा देंगे, कौन दे रहा है चंदा वो अनोनिमस रह सकता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब पार्टियां जो है बड़ा ओपन सीक्रेट था, 100-100 200-200 करोड़ भी आ जाते थे कैश में किसी एक कंपनी से, तो वो उसे 9,900 रुपए के पैकेट्स में बना के वाउचर बना देते थे और कहते थे हमें तो बड़े सारे हमारे वेल विशर्स हैं वो दे गए हैं। अब ऐसा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया तो ये कोर्ट में भी बात हुई, बल्कि उस समय पे वित्त मंत्री ने भी कहा कि हम तो कैश खत्म करने के लिए लाना चाहते हैं। लेकिन इसमें 2 बड़ी समस्याएं रही, जिससे कि कैश जो है वो लगातार चलता रहा, और कोर्ट ने इसका पूरा पर्दाफाश एक तरह से किया, क्योंकि कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल को सीधी बात पूछ ली कि आप ये बताइए कि कैश मिलना बंद हो गया क्या पार्टियों को, तो अलाउड नहीं है क्या अब कैश लीगली? तो सोलिसिटर जनरल को कहना पड़ा नहीं, कैश तो चल ही रहा था, बॉन्ड भी आ रहे थे और कैश भी चल रहा था। तो मतलब जो आपने एक और चीज हमें कही कि ये बड़ी कंपनियों का तो नाम ही नहीं दिख रहा। अब देखिए 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो बड़ी कंपनियां हो सकता है कि शेल कंपनीज के थ्रू दे रही हो, दूसरी बात जो सामने आ रही है कि वो पहले भी कैश देती थी और अब भी कैश देती आ रही हैं जहां उन्हें देना है, तो वो तो जो पूरा काम है वैसा ही चलता रहा। और दूसरी बात, ये जो बॉन्ड्स हैं ये कानूनी तौर पे नॉन ट्रेडेबल हैं,
लेकिन इनमें कोई सेफगार्ड नहीं है। तो अगर आपके पास बैंक में पैसे हैं, आप अपना केवाईसी देकर करोड़ों के बॉन्ड खरीद लीजिए, और अगर किसी कंपनी के पास कैश है, वो आपसे बॉन्ड खरीद लेगी आपको कैश देकर। तो ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम भी चल रहा था। तो असली डोनर कौन है? परचेजर का नाम तो हमें पता चल गया, जिनका केवाईसी गया, पर जी डोनर असली कौन है, ये भी तय तक जाने की जरूरत है, जो कि जांच के बाद आएगी सामने बात। जैसे मान लीजिए कि मैं 500 रुपए किसी को दूं और वो 500 रुपए किसी और ने किसी और को दिए, उस किसी और ने आपको दिए, अब वो बीच में दो लोग कौन है? मैंने तो बिल्कुल, नहीं दिया आपको। बिल्कुल। तो वो जो दो तो लोग कौन है? इसी को तो, यही इसी से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। यही हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ऑब्जेक्शन किए तो यही किए थे शुरुआत बिल्कुल, में। बिल्कुल, आप सही कह और रहे हैं और कि किसी और के पास सफेद, जिसको हम व्हाइट मनी कहते हैं, या बैंकिंग चैनल में पैसा है, वो खरीद रहे हैं, पर खरीद किसी और के लिए रहे हैं जिनके पास कैश पड़ा है। तो वो उनको जी कैश दे देंगे, उनसे बॉन्ड खरीद के पार्टी में दे आएंगे। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि असली बॉन्ड का खरीदार कौन था? नाम तो किसी का है, लेकिन बॉन्ड खरीदा किस बड़ी कंपनी ने, या फिर ये काला धन अपना सफेद कर लिया उन्होंने। तो ये जो पूरा मामला था, इसके लिए ये जो बॉन्ड हैं, बहुत पॉसिबल है कि यूज हुए। और अभी एक दो कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम ऑलरेडी मीडिया में आए हुए हैं, जैसे क्विक सप्लाईज करके है, उसमें जो जो डायरेक्टर्स हैं वो समझ में आता है। कि जी, रिलायंस से जुड़े हुए लोग हैं। जी, लेकिन बिल्कुल। एक तो आपने जो बात मतलब कही राजीव की, आपने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट में जो बात आई, जो एप्रीहेंशन था कि बॉन्ड भी खरीद रहे हैं और कैश भी चालू है, यानी पहले जो एक विंडो थी, अब दो खिड़कियां खुल गई बिल्कुल, बिल्कुल, और और लीगलाइज हो दोनों गया। ही दोनों दोनों ही लीगलाइज हैं और दोनों ही घूस देने का जरिया है। कुछ समझ में आया कि रेशियो क्या है पिछला, या जो कैश कंपोनेंट था पॉलिटिकल पार्टी को कम हुआ कि बढ़ा कि उतना ही रहा, या बॉन्ड वर्सेस कैश का रेशियो कुछ आपने स्टडी किया? देखिए प्रशांत जी, सीधी सी बात है कि इस चीज को ऑब्जेक्टिवली बता पाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, जब कैश में, बड़े कैश में पैसा आता है, ज्यादातर वो डिक्लेयर ही नहीं होता। ना पहले होता था, ना इलेक्टोरल बॉन्ड के समय पे होता है, और ना अब आगे होगा। तो अब वो तो आप और हम गेस कर सकते हैं कि भाई बड़ा पैसा आ रहा था। अब ये जरूर बात है जो मैंने कहा, कि अगर हम पहले लोगों से बात करते थे डेटा आने से पहले, तो वो कहते थे क्या फायदा होगा इस डेटा का, नाम तो वही आ जाएंगे कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जो बड़े घराने हैं, इंडस्ट्री हाउसेस, वो ही खरीदते होंगे। अब आप आज जैसे कह रहे हैं, उनके नाम तो आए ही नहीं है इस लिस्ट में। तो क्या वो पहले भी कैश दे रहे थे, अब भी कैश दे रहे हैं? ये एक बड़ा ये तो सारी चीजें जो है, ये तो सवाल। हमेशा अंडर द रेडार ही रहती हैं। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर आप देखिए, आजकल जब इतने ग्लिट्सी कैंपेन्स चलते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ कहीं कोई जेट से उतर रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इतने बड़े बड़े जब कहाँ ऑफिसेज से? बनाए जा रहे हैं, अब तो आप देखिए कि कितनी जमीन खरीद के बड़े ऑफिसेज बनाए जाते हैं, तो सवाल तो आता है। तो पार्टीज को डिक्लेयर्ड इनकम भी चाहिए होती है। अब आप देखिए कि हमें कई लोग कहते हैं कि 16,500 करोड़ रुपए क्या होता है, वो तो बहुत कम रकम है अगर आप पॉलिटिकल फंडिंग को देखिए तो। लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी की लास्ट ईयर की उनकी डिक्लेयर्ड इनकम की स्टेटमेंट उठा लीजिए, उसमें डिक्लेयर्ड इनकम में 54% जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। तो ये समझ में आ रहा है कि डिक्लेयर करने के लिए भी पार्टीज को इनकम दिखानी पड़ रही है, क्योंकि आप इतनी बड़े बड़े जब इवेंट्स कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो कहीं पे दिखाएंगे तो सही ना कि पैसे आ भी रहे हैं हमारे पास। उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत जरूरी रहे हैं। तो ये जो है बड़ी सिग्निफिकेंट
चीज थी। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही लाए गए, इसके पीछे बड़ी गहरी सोच रही। और ये मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट आया है, ये इसने बहुत एक अहम काम किया है हमारे लिए। कि देखिए, जो हम वही कहते हैं कि जो गलत पैसा है वो गलत तरीके से तो पहले भी आता था, गलत ही तरीके से आना चाहिए, वो लीगलाइज नहीं हो जाना चाहिए। वो जो ये सिस्टम था, उसको रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। एक सवाल अंजलि जी है कि जिसकी चर्चा अभी कम हो रही है, शायद अभी डेटा सामने नहीं आया, फॉरेन कंपनीज, क्योंकि एफसीआरए के भी जो नियम बदले गए थे, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन एक हमारे जो कॉमन दर्शक हैं और जो हमारा दर्शक वर्ग है, वो अभी बड़ी बड़ी खबरें तो आ गई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गया, सब आ गया, लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड भला है क्या? ये जो 30 राउंड इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, ये कैसे खरीदे जाते हैं, केवाईसी कैसे, अकाउंट कहाँ खुलता है, ये ट्रेवल कैसे करता है, पॉलिटिकल पार्टी इसको इनकैश कैसे कराती है, इसको जरा सीधी आसान भाषा में जरा हमारे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए। जी, बहुत ही सरल है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो ऐसा है जैसे नोट होती है, करेंसी होता है। और ये करेंसी, जो ये जो बॉन्ड है, ये 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की डिनोमिनेशन के थे। तो अगर कोई इसको खरीदना चाहे, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 ब्रांचेस थी जहां से आप खरीद सकते थे उसको। और आपको वो बैंकिंग चैनल से ही मिल सकता है, क्योंकि आप बैंक से ले रहे हैं, एसबीआई से, तो आप चेक से या किसी बैंकिंग चैनल से ही ले सकते थे। और अपना केवाईसी देना था कि मैं इसे खरीद रही हूँ, इतने का चाहिए है मुझे। अब अगर आप इसको लेके जाएंगे, तो आप दे सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो पॉलिटिकल पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन बॉन्ड दे रहे हैं। ना पॉलिटिकल पार्टी को लिखने की जरूरत थी कि हमें किसी ने बताया कि बॉन्ड हमें कौन दे रहे हैं। ना पॉलिटिकल पार्टी को पता होना था टेक्निकली कि बॉन्ड कहाँ से आए। तो पूरी तरह से गोपनीय बना दिया गया। आपके हमारे लिए तो पूरी तरह से गोपनीय था, फॉर सिटीजन्स, कि कौन बॉन्ड कितनी किस पार्टी को दे रहे हैं। जो सोर्स है बॉन्ड का, वो पूरी तरह से गोपनीय कर दिया गया। ना केवल जनता के लिए ये गोपनीयता आई, रेगुलेटर्स के लिए भी। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बताया जाएगा कि कौन बॉन्ड खरीद रहे हैं, किसको दे रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जब देखा इसको, तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई ये तो बहुत ही गड़बड़ी हो जाएगी। हम रेगुलेट कैसे करेंगे पॉलिटिकल पार्टी को? हो सकता है वो ऐसी जगह से पैसे ले रहे हो जो अलाउड ही नहीं है उनको। लेकिन गोपनीयता वहां भी रही। अब इसमें क्या हुआ कि बाकी सबके लिए तो गोपनीय है, ऑपोजिशन पार्टीज को भी नहीं पता कि किसी और पार्टी को कहां से मिल रहा है बॉन्ड। लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड सरकारी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्ट हो रहा था, एसबीआई के थ्रू, तो सरकार को तो मालूम था कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है और किधर दे रहा है। तो बाकी सब अंधेरे में, केवल जो रूलिंग पार्टी है उसको मालूम है कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है और किस पार्टी को दे रहा है। तो अगर वो चाहे तो वो फिर उस पर एक्ट कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन पर। बाकी किसी को ये मालूम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूरा सिस्टम समझा, तो उन्होंने कहा कि ये तो लोगों के जानने के अधिकार पर सीधा प्रहार है, और ये लोकतंत्र में नहीं हो सकता। आप ये देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं, ज्यादातर लोग कैंडिडेट के लिए नहीं, पार्टी के लिए वोट करते हैं। अब अगर मैं जाऊं और मुझे पता ही ना हो कि पार्टी किससे पैसे ले रही है, तो पार्टी जिससे पैसे ले रही है उसी के लिए काम करेगी, तो मुझे पता ही नहीं है कि पार्टी किसके लिए काम करेगी, तो मैं वोट कैसे दूंगी सही तरीके से? तो वही कोर्ट ने कहा कि वोटर का अधिकार है ये जानने का कि कौन पार्टी को पैसे दे रहा है। आप देखिए, कितने फार्मर्स हमारे दिल्ली के सरहदों पर रोक दिए जाते हैं। वो क्या कह रहे थे कि ये कानून हमारे लिए तो बने नहीं, ये किसके लिए बने हैं कानून? कुछ कंपनियों के लिए तो नहीं बने। तो जब पार्टियां पैसे लेती हैं किसी कंपनियों से, तो उनके लिए नीति, कानून, कॉन्ट्रैक्ट सब बना सकती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब वोट करने जाएं, हमें मालूम रहे कि कौन किस पार्टी को पैसे दे रहा है। और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने और देने का सिस्टम था, इसे गैर संवैधानिक घोषित किया गया। जी जी।
अनिल जी, एक सवाल और खड़ा होता है। वो सवाल है जो इस पे अभी पर्दा उठना बाकी है, और वो बहुत खतरनाक आयाम है इस पूरे इस घोटाले का। वो है विदेशी कंपनियां। और हम सब जानते हैं अंजलि जी कि भारत की राजनीतिक पार्टियों को विदेशी कंपनियां चंदा नहीं दे सकती, इसकी मनाही थी। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, एफसीआरए, उसके तहत मनाही थी। उसमें परिवर्तन किया गया और ये कहा गया कि अगर किसी फॉरेन कंपनी की इंडियन सब्सिडरी है, यानी उसकी कोई भारतीय कंपनी है, उसके जरिए वो दे सकता है। अब उसमें 7.5% वाला भी मामला है कि वो भी हट गया। तो यानी फॉरेन कंपनियां कोई शेल कंपनी बनाकर भी विदेश किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती है। एक जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि चंदा मैक्सिमम रूलिंग पार्टी को जा रहा है, यानी कोई काम कराने के लिए जा रहा है। ये हम स्टैब्लिश हो चुका है कि काम कराने के लिए पैसा दिया जा रहा है। ये विदेशी कंपनियां क्या सामने आई हैं, कोई कुछ नाम सामने आए हैं, एक बात। दूसरी बात कि ये कितना खतरनाक है कि विदेशी कंपनियां, मतलब एक चर्चा हुई कि पाकिस्तान की एक कंपनी भी है इसमें। अभी उस वो जांच का विषय है कि वो है भी कि नहीं है, कि इंडियन सब्सिडरी है, कि वाकई उसका पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है, या कोई भी विदेशी कंपनियां। ये जो एक दीवार थी कि जिसको कहा जाए कि भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए किया गया था, कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इससे प्रोटेक्टेड रहेगी, कि विदेशी कंपनियां, विदेशी प्रभाव भारत की राजनीति में नहीं आएगा, वरना सरकार चुनने लगेंगे ये लोग। तो जी। ये कुछ सामने आया है। तो प्रशांत जी, ये एक बिल्कुल लगातार एक तर्क भी था, क्योंकि डर था इस पूरे बात का। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले तो एफसीआरए को बनाया, सबसे बड़ा मकसद ही एफसीआरए का यही था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी हस्तक्षेप हो सके हमारे लोकतंत्र में। और आज भी अगर आप देखें, छोटे छोटे जो एनजीओज हैं उनके पीछे ईडी सीबीआई लगे रहते हैं कि आपने विदेशी पैसा तो नहीं ले लिया, कुछ हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा। और यहाँ पर सीधा अब पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ कर दिया गया है कि आप ही ले सकते हैं पैसे। मतलब पॉलिटिकल हस्तक्षेप के में क्या रह गया। आप देखिए 2016 में ये चेंजेस आए इस कानून में, जिससे कि अब कोई भी इंडियन सब्सिडरी के थ्रू फॉरेन कंपनी पैसे दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। और आपने सही कहा कि जब इसको हम देखें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ जोड़कर, और जो कंपनीज एक्ट में चेंज हुआ, जो कैप हटा दिया गया कितना वो दे सकती हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई भी फॉरेन कंपनी ऐसी शेल कंपनी सेटअप कर सके, सब्सिडरी सेटअप कर सके, जिसका मकसद ही सिर्फ ये है कि हम पैसे पहुंचा दें किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अभी तक जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है। उसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी। जैसा आपने कहा, कुछ एक आधी कंपनी का ऐसा बोला गया था कि शायद ये कोई विदेशी कंपनी है, पर उसमें इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, बहुत कंफ्यूजन रही। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इस तरीके की चीज, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि कोई कंपनी डायरेक्टली तो पैसे दे भी नहीं सकती, वो तो उनको अपनी इंडियन सब्सिडरी के थ्रू ही देना पड़ेगा। तो जो सारी ऐसी छोटी कंपनियां हैं जो कि अब पैसे दे रही हैं, या तो वो लॉस मेकिंग ही थी, या फिर वो अभी हाल ही में बनी और उनकी बहुत कम टर्नओवर है, लेकिन वो करोड़ों के चंदा दे रही हैं। क्या वो ऐसी कंपनियां हैं जो कि शायद विदेशी कंपनियों ने सेटअप करी इंडियन सब्सिडरी के नाम पर, शेल कंपनियां पैसे देने के लिए? ये बहुत गंभीर चर्चा का मतलब जांच का मामला है। और ये चीजें, जैसा मैंने कहा, सब कुछ तो सामने अभी आया भी नहीं है। तो ये चीजों के ऊपर तो बहुत गौर से देखना पड़ेगा। उनके कौन डायरेक्टर्स हैं, क्या उनके लिंक्स हैं, किस कंपनी से लिंक्स हैं, क्योंकि कुछ इस टाइप का कह पाना भी बहुत ज्यादा, उसको पहले तो रिसर्च करके फिर ही कोई भी कुछ कह पाएंगे। तो अभी तक कोई ऐसा एज सच नाम सामने नहीं आया है। एक जो नाम सामने आया था उस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, तो इसलिए वो क्लियर नहीं है कि
कौन सी कंपनी है, पर ये बिल्कुल बहुत पॉसिबल सारे है। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जी। उसके तमाम नए प्रोविजंस आए थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई जो उसको मॉनिटर करेंगे अपने जिस कंपनी का अकाउंट उनके पास होगा, और कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखाई देगी तो वो अलर्ट करेंगे सिस्टम को। कहाँ गया वो सब? सामने आ रहा है अंजलि जी, वो सब हवा हो गया। किस देखिए चार्टर्ड प्रशांत अकाउंटेंट जी, ने अलर्ट किया कि उसकी घाटे वाली कंपनी है और वो चंदा दे रही है पॉलिटिकल पार्टी को? देखिए प्रशांत जी, ये जो पूरा बनाया गया ढांचा, ये अपने आप में इतना डूबियस जिसको कहा जाए वो था। क्योंकि आप ये देखिए किस किस कानून को तोड़ा गया ये बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का ढांचा। आप ये कह रहे हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर को नहीं पता होगा कि कौन सी पार्टी को वो पैसे दे रहे हैं, मतलब पैसे तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के हैं। तो अब आप ऐसा कानून बना देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं कंपनीज लॉ को, कि अनोनिमिटी रखने के लिए ये सब हो पाए आराम से, कोई हस्तक्षेप ना हो उसमें, उसके लिए आप ये कहेंगे कि शेयर होल्डर ही नहीं जान पाएगा। आप तो चार्टेड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि हमें ही नहीं पता चल रहा कि हमारे ही पैसे कंपनी किसको दे रही है, लॉस मेकिंग हमारे लिए है और जाके करोड़ों रुपए के चंदा दे रही है। एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने उसमें वो लिख लिया, मतलब, और ऑडियो से उनका रिकॉर्डेड है कि हमने तो 40 करोड़ के बॉन्ड खरीदे क्योंकि हम एक्साइज से इतने दुखी हो गए थे और हमारे ऊपर इतने एक्शन हो रहे थे कि हमने बॉन्ड खरीद के अपना छुटकारा के लिए करें। तो ये सब लिखित में भी आ रही हैं कई चीजें, पर अभी तो बहुत है जो जहां पर ऐसा लिखा नहीं गया है। तो अब यही बात है जो कि मुझे लगता है कि बार बार आरबीआई ने कही, बार बार जो सभी लोग इसके खिलाफत में थे यही कह रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने तो अब उसको लिख दिया है। अगर जजमेंट को पढ़ा जाए, वो 2 कंकरिंग जजमेंट्स हैं और इतनी बढ़िया तरीके से उसको रिकॉर्ड किया गया है कि साफ समझ में आता है। मतलब हम तो ये कहते हैं कि कितना मर्जी कोई कह ले कि बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन जब इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की, मतलब ये तो इंडाइटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो तो सीधा कह रहे हैं कि भाई 95% ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उनकी जो वैल्यू है टर्म्स में, वो तो 1 करोड़ के बॉन्ड की है। कौन सामान्य इंसान जाके 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है? तो ये तो सब कंपनियों से रिलेटेड या कंपनियों की ही चंदा है, और कंपनी देती ही बिल्कुल। केवल इस टाइप की चीज के लिए। तो इससे इससे बड़ी बात कौन कह सकता है? और कह कौन रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप हम कहें तो हम पे कोई मानहानि लगा दे, कोई कुछ लगा दे, वो तो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लिख के बता रहा है ये बात। तो ये जो पूरा सिस्टम जब समझा गया सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो यही समझ में आ रहा था कि ये तो सारा कुछ एक तरह से एक जिसको कहते हैं कि ढांचा बनाया गया, ये सब करने के लिए ही क्लियरली ढांचा बनाया गया। अनिल जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जी। ओवर द इयर्स हमने देखा है कि भारत का लोकतंत्र धीमे धीमे मैच्योर हुआ है। लोगों के वोट देने के तरीकों में भी कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं। उन रिफॉर्म्स के ज़मीन पे कितना गए वो एक बहस का विषय ज़रूर है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है मजबूत हुआ है। लेकिन इस पर्टिकुलर एक स्कीम ने क्या लोकतंत्र को बहुत बड़ा झटका दिया है? ये क्या इसको माना जाए कि ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है लोकतंत्र की बॉडी में? अब प्रशांत जी, मैं तो ये कहूंगी कि लोकतंत्र तो तब सबसे ज्यादा सशक्त होता है जब जिन खंभों पर वो खड़ा रहता है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो स्ट्रांग हो। और अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछें और किसी चीज का खुलासा हुआ कि ना हुआ, पर ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का सिलसिला है, इससे हमारी जो संस्थाएं हैं जिनका काम है लोकतंत्र सही से चले, जनहित में चले, लोगों के हित में चले, वो बड़ी, उनका जो कैप्चर हुआ है, वो सबसे बड़ा हमारा स्कैम नजर आ रहा है। आप ये देखिए एसबीआई किस तरीके से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमारे देश के, 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं उनके हमारे देश में, और वो किस तरह से नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में
किसी ना किसी तरह से गुमराह करने की कोशिश में, कोई दबाव में कि उन्हें सूचना न देनी पड़े। आप ये देखिए, आपने खुद इतनी इंस्टीट्यूशंस के नाम हमने अभी डिस्कस कर लिए, ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, ये इंस्टीट्यूशंस का काम है कि लोकतंत्र सही से चले, भ्रष्टाचार ना हो पाए, वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनकी मैंने बार बार चर्चा की कि उन्होंने चिट्ठियां लिख के बोला कि ये बॉन्ड्स मत लाइए, उसके बाद में वो पलट गए और वो कहने लगे नहीं बॉन्ड्स ठीक है, हमें कोई आपत्ति ही नहीं है। क्यों आपत्ति कहाँ चली गई? बॉन्ड की स्कीम में तो कोई फर्क नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 7 साल लगा दिए उन्होंने इस जजमेंट को देने में, गैर संविधानिक है ये, और सिस्टम चलने दिया। तो मुझे तो लग रहा है कि इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं उनका कैसे कैप्चर हुआ है और किस तरह से वो इंस्टीट्यूशंस डगमगा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कहानी निकल के आ रही है इस पूरे बॉन्ड्स के जो घोटाला है उसमें। और ये तो बिल्कुल है ही कि सूचना का अधिकार जो है, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई सूचना क्या है, ये तो सवाल पूछने का अधिकार है, जवाबदेह बनाने का अधिकार है लोगों का एक लोकतंत्र में, वो ही नहीं होगा तो लोकतंत्र में लोग क्या मतलब विश्वास कर सकते हैं। तो ये तो स्कीम बनाई ही इसलिए गई कि आरटीआई जो कानून आया था उसको, उसमें कोई कुछ ना मांग सके, शेयर होल्डर खुद ना जान सके कि कहाँ पैसा जा रहा है, लोग ना जान सके, रेगुलेटरी बॉडीज ना जान सके, तो लोकतंत्र फिर कैसे हम कह सकते हैं कि रह गया कुछ? क्योंकि आप और मैं अब 2017 में भी इसके थ्रू वोट हुआ, पूरा सिस्टम हुआ, सारे स्टेट इलेक्शंस ऐसे चल रहे हैं, अब नए इलेक्शन भी आ रहे हैं। कोई ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि जो भी पैसे आपने इकट्ठे करे इलेक्टोरल बॉन्ड से वो वापस कर दीजिए, तो वो उसके साथ तो खूब इस्तेमाल होगा इस चुनाव में भी उन पैसों का। तो लोकतंत्र पे तो बहुत भारी धक्का लगा ही है और वो नजर आ रहा है कि किस तरह से वो प्ले आउट हुआ है। अंजलि जी, आप ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करती हैं, पारदर्शिता के लिए। ये एजेंसियां, सरकारी डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस को सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शी बना दिया, इनके कपड़े उतार दिए, दिख गया सब सामने सामने। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है और उसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने साल तक लगे रहे और अंत में जो है वो जीत हासिल की। तो बहुत शुक्रिया अंजलि जी, आपने समय निकाला और हमसे इस विषय में बात की। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आपके लिए ये फैसला किया है। बार बार जैसा अंजलि जी कह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जानने का अधिकार है, आर्टिकल 19(1)(a) का मामला है, आपके मूल अधिकारों का मामला है। तो जानने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दिया। अब गेंद आपके पाले पे है कि आप कितना जानते हैं और आप अपने वोट का और विवेक का इस्तेमाल इस लोकतंत्र के लिए, इस सूचना के, इस जजमेंट के प्रकाश में आप कैसे करते हैं। तो इस वक्त के लिए इतना ही, और फिर डीबी डायलॉग में अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।